नमस्कार दोस्तों, प्रेम आईएएस में आपका स्वागत है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी क्लास, जिसका आज का टॉपिक है बैंकिंग या बैंकिंग व्यवस्था। इससे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 क्लास कर चुके हैं और जिन लोगों ने वो 2 क्लास नहीं देखी हैं वो सबसे पहले वो 2 क्लास जाकर के देख लें। उन दोनों क्लास का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां क्लिक करके वो 2 क्लास देख सकते हैं। उसके बाद ये तीसरी क्लास देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैंकिंग। बैंकिंग बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग बैंकिंग को जानने से पहले हम जान लेते हैं इसके नाम के आगे जो बैंक शब्द लगा है, बैंकिंग में जो बैंक शब्द है उसको जान लेते हैं पहले, बैंक क्या होती है। अगर हम बैंक को परिभाषित करना चाहें या बैंक की परिभाषा देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं साहब कि ऐसी कोई वित्तीय संस्था या वह वित्तीय संस्था जो लोगों को धन जमा करने की सुविधा एवं ऋण देने जैसे कार्य करती हो, बैंक कहलाती है। बात समझ में आई कि वह वित्तीय संस्था जो लोगों को धन जमा करने की सुविधा एवं ऋण देने जैसे कार्य करती है, बैंक कहलाती है। क्या होती है थोड़ा समझ लेते हैं इसे। कि कोई एक संस्था है, मान के चलो ये कोई एक संस्था है और यहां कुछ लोग हैं, ये लोग बना दिए, ये लोग हैं, इनके पास कुछ पैसा है या ये कहें कि इन्होंने कुछ कमाई की, इनके पास जो इनकम आई उस इनकम में से खर्चा इन्होंने कर दिया, इनके पास कुछ पैसा बचा हुआ है, यानी कि इन्होंने बचत कर ली है कुछ पैसों की। अब उस पैसे का इन्हें अभी जरूरत नहीं है, भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी इन्हें, तो इसलिए ये उस पैसे को अभी कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना चाह रहे हैं, अपने पास नहीं रखना चाहते। अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते? कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अपने पास रखेंगे तो ये खर्च हो सकते हैं पैसे बेबुनियादी, या इन्हें ऐसा लगता है कि ये पैसे गिर सकते हैं या ये चोरी हो सकते हैं। इन्हें अपने घर में भी ये पैसा सुरक्षित नहीं लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि घर में भी चोरी हो सकते हैं या जो है चूहे खा सकते हैं। और जो शादीशुदा हैं उनको ऐसा लगता है कि जो आम जो है धारणा है भारत में ऐसी कि जो पत्नियां होती हैं कुछ पैसे निकाल के रखती हैं, हालांकि वो ऐसे ही फालतू में नहीं रखती हैं, आगे जब जरूरत पड़ती है तो पति को देती भी हैं, घर के खर्चों में भी देती हैं। तो हाँ, तो इन्हें इस बात का डर है, तो ये सोच रहे हैं कि इस पैसे को कहीं ऐसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। तो ये इन्हें बैंक बड़ी सुरक्षित लग रही है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहां पैसा जमा कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर ले लेंगे। तो ये यहां पैसा अपना रख देते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो यहां से ले लेंगे। तो इन्होंने यहां अपना धन जमा कर दिया। हाँ, कोई नारीवादी व्यक्ति मुझे नारी विरोधी घोषित ना कर दे पत्नी वाले उदाहरण के लिए, तो ये सिर्फ हम आम धारणा है उसको लेकर के हमने ऐसा बोला, नहीं तो हमारा अन्यथा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हाँ चलो, कि ये संस्था ने क्या किया, इन्हें धन जमा करने की सुविधा दे दी और जरूरत पड़ने पर इनको धन वापस दे देगी। हमने बताया कि वह वित्तीय संस्था जो लोगों को धन जमा करने की सुविधा देती है और आगे ऋण देने जैसे कार्य करती है। तो अब ये क्या करेगी, इनके पास तो पैसा आ गया, अभी तो फालतू तो रखेगी नहीं इस पैसे के बाद कि नहीं सब आ गया पैसा रख दो, हम रखे पड़े हैं, उस पैसे का चार्ज तो डालेंगे। तो क्या करेगी, आगे चल के ऐसे लोगों को ढूंढेगी जिनको पैसे की जरूरत है। यहां कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है,
अभी पैसे की जरूरत है, परंतु इसकी जेब खाली है, परंतु इसके पास ऐसी कोई चीज है जिसके एवज में इसे पैसा मिल सकता है, या ऐसी कोई संपत्ति है जिसको किसी को गिरवी रख करके ये पैसा ले सकता है, और ये ऐसे व्यक्ति को देख रही है जिसको पैसे की जरूरत है। ये इससे वो संपत्ति या वो चीज लेकर के उसके एवज में पैसा दे देगी, या कोई गारंटी लेकर के पैसा दे देगी। तो ये क्या करेगी, आगे ऋण दे देगी, या लोन कह लो इसे, लोन दे देगी। लोन या ऋण क्यों दे रही है, जिससे कि इधर ये लोन या ऋण दे और इसके एवज में ब्याज के रूप में लाभ कमाए। तो बात समझ में आ रही है इससे कि वह वित्तीय संस्था जो लोगों को धन जमा करने की सुविधा एवं ऋण देने जैसे कार्य करती है, बैंक कहलाती है। बैंक हो गई इसका नाम भाई, बैंक हो गई। ऐसे इसमें एक शब्द और जोड़ना था चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि बैंक जमा राशियों को, यानी इन्होंने जो जमा किया, बैंक जमा राशियों को ऋण के रूप में दे करके उनसे ब्याज के रूप में लाभ कमाती है। बात समझाएगी। इसको एक लाइन में सीधा समाहित करते हैं कि वह वित्तीय संस्था जो लोगों को धन जमा करने की सुविधा एवं ऋण देने जैसे कार्य करती है, बैंक कहलाती है। बैंक जमा राशियों को लोन के रूप में देकर के या ऋण के रूप में देकर के ब्याज के रूप में लाभ कमाती है। ये हो गई बैंक। और बैंकिंग क्या होती है, एक लाइन में कह दे साहब, बैंक और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाएं, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं की व्यावसायिक गतिविधि को बैंकिंग कहते हैं। कितनी सिंपल बात है साहब कि बैंक और ऐसी ही अन्य वित्तीय संस्थाएं, उनकी व्यावसायिक गतिविधि को बैंकिंग कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बैंक और बैंकिंग समझ में आ गई। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा बैंक खत्म, इतनी जल्दी खत्म हो गई है, भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, नहीं खत्म हुई अभी बैंक, अभी तो इसका तिया पांचा करेंगे, तो शुरुआत भी नहीं की है। हाँ, तो बस हमें बैंक और बैंकिंग इतना समझ में आ गया। बैंकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें वो जानेंगे हम अब। तो थोड़ा सा बैंक का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते, बैकग्राउंड कैसे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो समझ में आ गई को उम्मीद कर रहा हूं कि बैंक और बैंकिंग क्या होती है, समझ में आ गई होगी। वह वित्तीय संस्था जो लोगों को धन जमा करने की सुविधा एवं ऋण देने जैसे कार्य करती है, बैंक कहलाती है। और बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं की व्यवसाय गतिविधियों को बैंकिंग कहते हैं। बैंक जमा राशियों को ऋण के रूप में देकर उन पर ब्याज के रूप में लाभ कमाती है। बात समझ आ गई। हाँ, तो थोड़ा सा बैंक का इतिहास, भारत में बैंक का इतिहास समझ लें थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। तो पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। भारत में सबसे पहली बैंक जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित थी वो मानी जाती है वर्ष 1770 में एक बैंक स्थापित होती है जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित थी। प्रथम बैंक थी भारत की, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्ष 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये विदेशी पूंजी से निर्मित थी, विदेशी पूंजी के द्वारा स्थापित हुई थी वर्ष 1770 में। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में यूरोपीय पद्धति पर आधारित प्रथम बैंक कौन सी थी, तो वो कह दोगे आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी साहब 1770 में। आगे चलकर ये बैंक बंद हो जाती है। फिर आगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यहाँ पर भी तो थोड़ा सा पढ़ लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तो भारत 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो आपने जाना होगा कि वहां पर 3 प्रेसिडेंसी में भारत बटा हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत
3 बैंक खुलती हैं। पहली बैंक थी बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 में स्थापित हुई। कौन सी? बैंक ऑफ, सॉरी मैं गलत बता गया, थोड़ा सा बस। इसका नाम था साहब कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अंतर्गत 3 बैंक स्थापित होती हैं, तीनों प्रेसिडेंसी में। पहली थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, जो 1806 में स्थापित होती है। ठीक है साहब, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। दूसरी बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक, गाना सुना होगा आपने, बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। ऐसे ही इन अंग्रेजों को भी बम्बई जम जाती है और ये जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक का स्थापना जो है 1840 में हो रही होती है। अब तो मुंबई कहते थे। हाँ, और एक तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, ये 1843 में स्थापित होती है। आगे चलकर इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाता है। वर्ष 1921 में। इन तीनों बैंकों को विलय करके एक बैंक बनाई जाती है वर्ष 1921 में, जिसका नाम होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसे IBI लिख सकते हैं हम, IBI। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों को विलय कर करके 1921 में विलय कर दिया जाता है इन तीनों का, और बैंक स्थापित होती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है उस टाइम पे? एक तो साहब ये मुद्रा जारी करती है, इसका पहला काम था मुद्रा जारी करना, और दूसरा काम था इसका बैंकों का नियमन करना। जो अन्य बैंक थी उन बैंकों का नियमन करना। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आगे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा इसका स्वामित्व जो है राष्ट्रपति को सौंप देती है। कब? 1950 में, वर्ष 1950 में, यानी कि ऐसे कहें 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा इस IBI का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व राष्ट्रपति को सौंप देती है। बात समझ में आई साहब? कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो प्राइवेट थी पहले, निजी लोगों के माध्यम से चल रही थी, उसको 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा राष्ट्रपति को इसका स्वामित्व सौंप देती है। या यूं कहें कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा इसका राष्ट्रीयकरण कर देती है। ठीक है साहब, आगे चलकर वर्ष 1955 में
वर्ष 1955 में एक अधिनियम आता है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, जो गोरेवाला समिति, एक गोरेवाला समिति गठित होती है, उसकी सिफारिशों के आधार पर इस बैंक का पुनर्गठन किया जाता है और इसका नाम भी चेंज करके रखा जाता है। तो 1955 में एक अधिनियम आता है, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम आता है 1955 में, 1955 में आता है, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। हाँ, एक अगर यहाँ जानना चाहो, वैसे जानने की जरूरत नहीं है, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय करके 1921 में स्थापित की थी, वो आदमी था जे.एम. केन्स। जे.एम. केन्स, ये भाई साहब इन तीनों का विलय करके एक बनाते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा इसका राष्ट्रपति को इसका स्वामित्व सौंप देती है और आगे चलकर 1955 में, वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित होता है, इस अधिनियम के माध्यम से इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया जाता है और इसका दूसरा नाम भी रखा जाता है, एक नया नाम, जो कहलाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी अब जो आईबीआई थी वो क्या हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज आप लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, एसबीआई। एसबीआई। यहां तक कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। और इसी अधिनियम के माध्यम से इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्वामित्व पहले राष्ट्रपति के पास था, इसके हटा करके इसका स्वामित्व सौंप देते हैं आरबीआई को। कब? 1955 में इस अधिनियम के माध्यम से इसका पुनर्गठन होता है, पहला नाम चेंज होता है और इसका स्वामित्व राष्ट्रपति से लेकर के किसको दे देते हैं, आरबीआई को। यानी कि आरबीआई को स्वामित्व सौंप दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। तो ये तो हमने जान लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके तहत 3 बैंक स्थापित होती है। पहली कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में, बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक 1840 में, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक 1843 में। इन तीनों का विलय करके वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित होती है, जिसमें जे.एम. केन्स की भूमिका होती है। इस बैंक का कार्य था मुद्रा जारी करना और बैंकों का नियमन करना। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 1950 में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति को इसका स्वामित्व सौंप दिया जाता है और आगे चल करके वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित होता है, जिसके माध्यम से इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन होता है और पुनः नामकरण होता है। पुनर्गठन के में इन्हें क्या करते हैं, पुनर्गठन में राष्ट्रपति से स्वामित्व लेकर के आरबीआई को सौंप दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख देते हैं, जिसे आज हम सब लोग जानते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास हो गया। अब यहाँ वर्ड आया है आरबीआई, और हम जब जानते ही हैं नोटों के ऊपर नाम मोटे मोटे अक्षर में लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सारी कहानी शुरू हो जाएगी बैंकिंग की। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए अगर समझ में आ रहा है तो, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का लोग लाभ उठा रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाते रहें, शेयर करते रहा करें। अच्छा, इस बैंक ऑफ हिंदुस्तान का अगर कोई जानना चाहे कि कहाँ स्थापित है, बंगाल में स्थापित है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, आप लाइक करते रहा करें
और चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें, जिससे आपको आने वाली क्लासों की अपडेट मिलती रहा करें और हमें भी प्रोत्साहन मिले और ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिल सके। और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, आरबीआई का थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है साहब, 1925 में एक आयोग का गठन होता है। वर्ष 1925 में एक आयोग आता है। 1925 में जिसे कहते हैं शाही हिल्टन आयोग। कौन सा? शाही हिल्टन आयोग, मिल्टन नहीं, पानी पीने वाली बोतल वाला नहीं, मिल्टन की बोतल या वो, हाँ। तो वर्ष 1925 में वित्त और भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर एक आयोग का गठन होता है, जिसका नाम ऐसे कह लें, वर्ष 1925 में भारतीय वित्त और मुद्रा के लिए एक आयोग का गठन होता है, जिसका नाम था शाही हिल्टन या शाही आयोग, या इसी को कहते हैं यंग हिल्टन आयोग। ये यंग हिल्टन नाम के व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया जाता है, आयोग गठित किया गया था, जिनके नाम पर ये यंग हिल्टन आयोग हो गया और इसी को शाही आयोग के नाम से जानते हैं। ये सिफारिश करते हैं कि भारत में एक रिजर्व बैंक होनी चाहिए। तो इनकी सिफारिश आती है। इनकी सिफारिश के बाद एक और जो है वर्ष 1931 में एक जो समिति और गठित की जाती है, उस समिति की सिफारिशों पर, यानी इसकी और उस समिति दोनों की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1934 में एक अधिनियम आता है, रिजर्व बैंक अधिनियम। एक अधिनियम आता है वर्ष 1934 में, यानी कि शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग और वर्ष 1931 में जो भारतीय बैंक में समिति गठित होती है, इन दोनों की समितियों के सिफारिशों के को आधार बनाते हुए रिजर्व बैंक अधिनियम आता है वर्ष 1934 में। रिजर्व बैंक अधिनियम आता है वर्ष 1934 में। इस रिजर्व बैंक अधिनियम के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म लिखने की तो आवश्यकता नहीं, सब लिख ही लेंगे। आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। कब? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम आया 1934 में। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। आरबीआई की स्थापना कब? 1935 में, 1935 में। ठीक है साहब, ये हो गई। इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी थी। इसमें 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी थी इसमें जो लगाई गई। पहले ये निजी व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। तो 5 करोड़ की इसकी प्रारंभिक पूंजी थी और इसका जो मुख्यालय था वो बंगाल में खोला जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर? बंगाल में। ठीक है साहब, यहां तक कोई समस्या नहीं। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑशबोर्न स्मिथ थे। इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर सर ऑशबोर्न स्मिथ। नाम मैंने सही लिखा है, एक बार देख लेता हूं। हाँ, कहाँ है? हाँ, सर ऑशबोर्न स्मिथ। हाँ, ठीक है, ठीक है साहब। हाँ, यहां तक बात समझाए कि शाही आयोग आता है या यंग हिल्टन आयोग कहते हैं,
और 1931 से एक भारतीय बैंक पर एक समिति गठित होती है। इन दोनों समितियों की सिफारिश को आधार बनाते हुए रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई की स्थापना 1935 में की जाती है, जिसमें प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी, जो निजी व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। इसका मुख्यालय बंगाल होता है और प्रथम गवर्नर इसका सर ऑसबोर्न स्मिथ होता है। और आगे चलकर वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। पहले ये निजी होती है तो अब इसे सरकारी बना दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। किसका? आरबीआई का। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। और इसके जो प्रथम भारतीय गवर्नर जो होते हैं वो सीडी देशमुख करके, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ठीक है साहब, ये कहानी समझ में आ गई। और इस जो मुख्यालय पहले जो बंगाल में था वो आगे चलकर 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। 1937 में इसका मुख्यालय बनता है मुंबई। मुंबई जो है इसका 1937 में जो है इसका मुख्यालय बनता है। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया जाता है बंगाल से और आज तक मुंबई में ही है। ठीक है, ये आरबीआई का थोड़ा सा इतिहास हमने जान लिया। अब आगे जानेंगे हम भारतीय। अच्छा, इसकी कहानी लिख लोगे? कहानी मतलब इसे भाषा में लिख लोगे कि साहब वर्ष 1925 में भारतीय वित्त और मुद्रा पर एक आयोग का गठन किया जाता है यंग हिल्टन की अध्यक्षता में, जिसे यंग हिल्टन आयोग के नाम से जाना जाता है। उसी आयोग को शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ सिफारिश देती है कि भारत में रिजर्व बैंक जैसी कोई संस्था होनी चाहिए। आगे चलकर वर्ष 1931 में भारतीय बैंक के लिए एक समिति गठित की जाती है, भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, जिसका नाम था 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठित की जाती है। इन दोनों समितियों की या आयोग की सिफारिशों के आधार बनाते हुए रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया जाता है। ये सब भाषा में लिखना है आपको नोट्स में। तो रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया जाता है 1934 में। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है या स्थापना होती है, जिसमें प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ लगाई गई थी, जिसमें निजी व्यक्तियों का भी सहयोग होता है, जिसका मुख्यालय बंगाल होता है प्रथम में। आगे वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और इस आरबीआई का और जिसके प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इस आरबीआई का वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। यहां तक इसको लिख लोगे आप। ठीक है, इसको आगे अब चलते हैं आरबीआई के संरचना। आरबीआई की क्या संरचना है, कैसी है? थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी मुझे लग रहा है आपको क्लास, क्योंकि है ये इतिहास, इसमें क्या समझाएं। आगे जब चलेंगे थोड़ी सी तब आपको मजा आने लगेगा बढ़िया सा। लोग कहते भी हैं कि इतिहास बोरिंग होता है, हालांकि नहीं होता। जब हम पढ़ाएंगे तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि बोरिंग ना हो। तो ये इतिहास ही तो बता रहे थे हम, तो इसलिए आपको बोरिंग सा लग रहा होगा। तो आरबीआई का संगठन जान लेते हैं हम। आरबीआई का संगठन एवं संरचना। संगठन एवं संरचना। सबको पता है, हम बताए भी थे, राष्ट्रीयकृत कर दिया करता है 1949 में आरबीआई का। तो आरबीआई जो है भारत के पूर्ण स्वामित्व में है। भारत के पूर्ण स्वामित्व में
आरबीआई का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? सरकार को आर्थिक विकास के लिए सहायता करना। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? कि सरकार को आर्थिक विकास के लिए सहायता देना या सहायता करना। और ये कार्य जो है ये केंद्रीय बोर्ड और कुछ स्थानीय बोर्डों के माध्यम से करती है। तो यहाँ शब्द हमने सुना कि केंद्रीय बोर्ड, तो ये केंद्रीय बोर्ड क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो केंद्रीय बोर्ड की संरचना जान लेते हैं। ऐसे करके एक पिरामिड बनाते हैं। केंद्रीय बोर्ड में एक गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर होता है, और इसमें 4 उपगवर्नर होते हैं। 4 उपगवर्नर होते हैं। इस केंद्रीय बोर्ड की बात कर, हम क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रीय बोर्ड। लोगों को समझ में आया इसलिए लिख देता हूँ, कंफ्यूज होंगे ये क्या है। केंद्रीय बोर्ड की संरचना। तो केंद्रीय बोर्ड में कुल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 उपगवर्नर होते हैं। ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो एक गवर्नर और 4 उपगवर्नर। इनके अलावा जो है 4 लोग स्थानीय बोर्डों से आते हैं। 4 लोग स्थानीय बोर्ड से। बोर्डों से, ठीक है। और 10 लोगों को सरकार नामित करती है। 10 सदस्य जो है कहां से आते हैं? सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। सरकार द्वारा नामित। सरकार द्वारा नामित 10 सदस्य जो है सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। और ये जो 10 लोग होते हैं वो प्रमुख अर्थशास्त्री होते हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित, इनकी उद्योग क्षेत्र से संबंधित जानकारी होती है ना, वो लोग होते हैं। और इसमें जो है 2 लोग जो है सरकार द्वारा 2 अधिकारी भेजे जाते हैं। सरकार द्वारा 2 अधिकारी नामित किए जाते हैं। सरकार अपने अधिकारियों को भेजती है सरकार द्वारा। ये भी सरकार द्वारा नामित। ये तो पूर्णकालिक सदस्य थे। और ये जो है क्या नाम है, ये गैर पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 10 और 4 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो टोटल 21 सदस्य होते हैं इसमें। टोटल कुल कितने सदस्य हो गए? कुल 21 सदस्य। इस केंद्रीय बोर्ड को इस आरबीआई का प्राथमिक निरीक्षण करने का अधिकार है। तो केंद्रीय बोर्ड की संरचना समझ में आ गई आप सबको कि इसमें एक गवर्नर होता है, 4 उपगवर्नर होते हैं, जिन्हें इन दोनों को हम पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनका काल जो होता है काल 3 वर्ष का होता है। अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है। अधिकतम 5 वर्ष। ठीक है। 4 स्थानीय बोर्डों से सदस्य होते हैं इसमें। 10 सदस्य सरकार द्वारा नामित होते हैं, जो अर्थशास्त्री या कृषि, उद्योग आदि ऐसे क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। और 2 अधिकारी सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं अपने। ये केंद्रीय बोर्ड की संरचना हो गई। इसका काम इनके माध्यम से ही जो है आरबीआई वर्क करती है। और इसका काम जो आरबीआई का निरीक्षण करना, प्राथमिक निरीक्षण करना जो है इस केंद्रीय बोर्ड का ही काम है। इसके अलावा 4 स्थानीय बोर्ड भी होते हैं। इस केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए 4 स्थानीय बोर्ड भी होते हैं। 4 जगह पे। पहला है दिल्ली, पहला स्थापित है
दिल्ली में, दूसरा स्थापित है मुंबई में, तीसरा स्थापित है चेन्नई में, और चौथा स्थापित है आपका जो है बंगाल में, सॉरी बंगाल है, हाँ कलकत्ता। तो इन्हीं 4 बोर्डों के एक एक सदस्य इसमें जाते हैं केंद्रीय बोर्ड में। ठीक है, ये आरबीआई का जो संगठन, इसे भाषा में लिखी लोगे कि साहब आरबीआई का काम जो है सरकार को आर्थिक विकास के लिए सहायता देने का होता है, और ये काम वो केंद्रीय बोर्ड एवं स्थानीय बोर्ड के माध्यम से करती है। इस केंद्रीय बोर्ड की संरचना में या इस केंद्रीय बोर्ड में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। जो ये सदस्य होते हैं ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनका 3 वर्ष का काल होता है, अधिकतम 5 वर्ष का हो सकता है। इनके अलावा 4 सदस्य स्थानीय बोर्ड से इसमें होते हैं और 10 सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित जानकारी रखते हैं अपने पास, या अर्थशास्त्री होते हैं जिनके पास जो है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि क्षेत्रों की जानकारी होती है। प्रमुख अर्थशास्त्री कह सकते हैं इनको। इसके अलावा 2 अधिकारी सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बोर्ड में कुल 21 सदस्य होते हैं। इस केंद्रीय बोर्ड को आरबीआई का प्राथमिक निरीक्षण करने का अधिकार होता है। केंद्रीय बोर्ड के अलावा 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं, जिनमें एक दिल्ली में स्थापित है, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कलकत्ता में है। ठीक है, इनके अलावा भी क्षेत्रीय बोर्ड होते हैं कुछ, जिनके माध्यम से काम करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम आरबीआई के कार्य। आरबीआई के क्या कार्य होते हैं ये जान लेते हैं। आरबीआई के कार्य, यहां से अब चीजें थोड़ी सी समझने वाली होंगी। ठीक है, आरबीआई के कार्य। आरबीआई के क्या कार्य होते हैं, क्या काम करती है आरबीआई। आरबीआई के कार्य, तो इनको हम 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। पहला केंद्रीय बैंक के रूप में, और एक दूसरा विकासात्मक भूमिका इसकी। मुझे लगता है क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो जो है, फिर आप शिकायत करेंगे कि लंबी हो रही है। तो सोच रहा हूँ आरबीआई के कार्य से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये भी है कि यहाँ से अब चीज़ें जो है थोड़ी समझने वाली हैं, तो अब थोड़ा सा ओवरडोज हो गया होगा पिछला वाला इतिहास का। तो यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।